गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जैसे यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, यूपीपीसीएस, एमपीपीसी राजस्थान, मतलब किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो करंट अफेयर्स होते हैं उनसे रिलेटेड ये वीडियो है। और मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ बना करके हम आपको भेज देंगे मंथ के लास्ट में। और अभी सिर्फ जो आज के न्यूज़पेपर में करंट हेडलाइंस हैं सिर्फ वो हम देखेंगे। तो आज 26 सितंबर है, उसकी पहली न्यूज़ ये है एशियन गेम्स। एशियन गेम्स जो अभी हो रहा है वो 19th हो रहा है, ये चाइना में हो रहा है, चाइना के हांगजू में हो रहा है। और इंडिया ने अभी तक केवल 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। 2 गोल्ड मेडल में जो पहला गोल्ड मेडल जीता है वो हमारी वुमेन क्रिकेट टीम ने जीता है, जिसकी कैप्टन जो है हरमनप्रीत कौर है। ठीक है, इन्होंने श्रीलंका को हराया है 19 रन से। और दूसरा जो है हम लोगों ने 10 मीटर एयर राइफल में जो टीम वाली कंपटीशन थी उसमें जीता है, 10 मीटर एयर राइफल टीम कंपटीशन। इसका जो लीडर थे वो रुद्रांश पाटिल थे। बाकी इसमें 2 लोग और जो थे, पहले तो रुद्रांश पाटिल थे कैप्टन, उसके अलावा दिव्यांश पवार और ऐश्वर्य प्रताप, ये 3 लोग थे एक टीम में। तो ये एशियन गेम्स रिलेटेड न्यूज़ हो गई। अभी दूसरी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है 2 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में एग्जांपल हम लिख सकते हैं बब्बर खालसा इंटरनेशनल का, मतलब BKI का। और दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हम लिख सकते हैं PFI को, जो केरल में है। उसने एक ऐसा कांड किया है कि हमारे एक सेना के जवान को मतलब पकड़ करके उसको प्रताड़ित किया है। तो ये 2 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको NIA ने भी घोषित किया टेररिस्ट अपने आंसर्स में, उनको एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। एक ये न्यूज़ आई है कि अभी जो इन्फ्लेशन है फूड में वो बढ़ रहा है, जैसे गेहूँ में भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, यदि इन्फ्लेशन को कम करना है तो हमको सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी या फिर डिमांड कम करनी पड़ेगी। तो डिमांड तो हम कम कर नहीं सकते, तो सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। तो सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार ने किया है कि जो हमारे स्टॉक में गेहूँ रखे रहते हैं इमरजेंसी के टाइम के लिए, उनको खुले मार्केट में बेच देंगे। तो खुले मार्केट में क्या होगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। सप्लाई बढ़ जाएगी तो उसकी जो दाम है वो कम हो जाएंगे। उसके बाद में जो बहुत इम्पोर्टेंट है ये C295 परिवहन विमान। ये जो C295 परिवहन विमान है, इसकी खास बात यह है कि ये स्पेन से अभी इंडिया ने लिया है। C295 परिवहन विमान, परिवहन से मतलब यह है कि सामान को लाने ले जाने के लिए, टुकड़ियों को लाने ले जाने के लिए, हथियार को लाने ले जाने के लिए ही ये यूज होगा। और ये अभी स्पेन से इंडिया में आया है और इसको इंडिया में बनाया भी जाएगा। बनाने वाली कंपनी कौन सी है, टाटा एडवांस कंपनी। मतलब कुछ तो आ रहे हैं स्पेन से, बट 40 विमान जो है भविष्य में मेक इन इंडिया के तहत टाटा एडवांस कंपनी के द्वारा बनाए जाएंगे वडोदरा में। और ये जो आया है अभी हमारा C295, इसको जो हमारा आगरा में एयरफोर्स का स्टेशन है वहाँ पे लाया गया है। ये मैक्सिमम 480 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। उसके बाद में इसकी खास बात यह है कि ये बहुत सक्रिय हवाई पट्टी में भी उतर सकता है। ऑटो रिवर्स की कैपेसिटी है इसमें। और जैसे पहाड़ी एरिया में बहुत छोटे छोटे रनवेज होते हैं ना, तो उनमें भी ये उतर सकता है और चढ़ सकता है। जैसे इसको सिर्फ 320 मीटर की डिस्टेंस चाहिए रनवे पे, उतने में ये टेक ऑफ कर सकता है। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट और ये कि हमारे जो वाइस सेना प्रमुख हैं उनका नाम है VR चौधरी। और ये जो हमारे यहाँ आया है तो इसका उद्घाटन कौन ही करेगा, हमारे रक्षा मंत्री ही करेंगे। तो रक्षा मंत्री ने उद्घाटन किया। तो बस C295 परिवहन विमान स्पेन से आया है, आगरा में रखा गया है, टाटा एडवांस कंपनी इसको बनाएगी। VR चौधरी जी हमारे वायुसेना के प्रमुख हैं और कुछ कुछ जो कैपेसिटी है वो बता दिया। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए, हाँ, ये पैनिक बटन घोटाला है। तो ये एक हमारा GS2 होता है ना UPSC के पेपर में, या फिर स्टेट PCS में, जैसे UPPCS हो गया उसमें भी GS2 आता है, या फिर GS4 आता है जैसे इथिक्स वाला हो गया। उसके लिए एक केस स्टडी हो सकती है, उसमें करप्शन वाला टॉपिक है। तो करप्शन वाले में जो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम है, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में एक प्रावधान ये है कि कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई करप्शन का केस तब तक नहीं फाइल हो सकता है जब तक जो विजिलेंस के सचिव हैं उनसे परमिशन ना मिल जाए। और विजिलेंस सचिव को 2 महीने में अपनी परमिशन देनी होती है, और कुछ इमरजेंसी केस हो जाए तो उसको 1 महीने और हम बढ़ा सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 3 महीने में उनको परमिशन देनी होती है। बट वो क्या करते हैं, नज़रअंदाज कई बार करते जाते हैं और परमिशन नहीं देते, जिससे
की जांच नहीं हो पाती। ये एक चुनौती है भ्रष्टाचार के मामले में भारत में। तो अभी वो चीज़ पैनिक बटन घोटाले मामले में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। पैनिक बटन घोटाला मामला क्या है कि जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जैसे बस हो गई, कैब्स हो गई, उनमें एक पैनिक बटन लगाना है और जीपीएस लगाना है। तो उसमें वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं, तो उससे रिलेटेड ये मामला था। फिर आते हैं ड्रोन। ड्रोन में क्या हुआ है कि हमारी एक ड्रोन की 2 दिन की प्रदर्शनी लगी है, जिसका नाम रखा गया है भारत ड्रोन शक्ति। भारत ड्रोन शक्ति को ऑर्गेनाइज किसने किया है? भारतीय वायुसेना ने किया है और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किया है। मतलब भारतीय ड्रोन शक्ति जो है एक ड्रोन की प्रदर्शनी है, भारतीय वायुसेना ने और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है? गाज़ियाबाद में ऑर्गेनाइज किया गया है, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में। इसी में एक सुसाइड ड्रोन का भी प्रदर्शन किया गया है। सुसाइड ड्रोन जो प्रदर्शित किया गया है वो बेसिकली पोलैंड से आया है। सुसाइड ड्रोन क्या ही होता है, जाएगा और अपने आप को ब्लास्ट कर देगा ताकि आसपास के नुकसान हो जाए और जो हमारे अचीव टारगेट है जो हमने फिक्स किया वो मिल जाए। तो इतना याद रखना है, जो सुसाइड ड्रोन को देखा गया वो पोलैंड से आया, बाकी किसने ऑर्गेनाइज किया, कहाँ हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सेना से रिलेटेड एक नया सिद्धांत की बात हो रही, संयुक्त सैन्य सिद्धांत। संयुक्त सैन्य सिद्धांत पे अभी वार्ता चल रही है, इसके प्रिंसिपल्स डिटेल में नहीं आए। तो इसका मतलब बस यही है कि संयुक्त सैन्य सिद्धांत मतलब संयुक्त सेना, मतलब आर्मी मिलिट्री एक हो गया, प्लस नेवी प्लस एयरफोर्स, ये तीनों मिलकर के कैसे आपस में ज़्यादा से ज़्यादा समन्वय बना करके, ज़्यादा से कोऑर्डिनेशन बना करके अच्छे तरीके से इफेक्टिवली अपने टारगेट्स को पा सकते हैं। इसी के तहत एक और चीज़ चल रही है, वो थिएटराइजेशन का प्रोसेस। थिएटराइजेशन में भी ऐसा ही कि थिएटर बनाए जाएंगे और एक थिएटर में इन तीनों की, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों से रिलेटेड टुकड़ियाँ होंगी और आपस में ये मतलब एक तरीके का सेल्फ डिपेंडेंट होगा, इसमें सब कुछ होगा, इसको बाहर किसी से ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उनको ईजी टू डिप्लॉय होगा और जल्दी से अटैक भी कर सकते हैं, डिफेंस भी कर सकते हैं। तो वो थिएटराइजेशन का प्रोसेस है, उसके तहत अभी काम चल रहा है। और ये संयुक्त सैन्य के सिद्धांत पे बात स्टार्ट हुई, उसके अंदर क्या क्या प्रिंसिपल्स होंगे उस पर चर्चा चल रही है। उसके बाद में जो फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन से जो बस चली है वो दिल्ली में चली है। तो ये बोला ही जाता है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो फ्यूचर का हमारा बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स रहेगा। इसकी खास बात क्या है? क्योंकि इसमें जो बैटरी यूज होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि हाइड्रोजन और हवा यूज होती है। हाइड्रोजन हवा यूज होगी तो उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में सिर्फ और सिर्फ पानी ही बनेगा। मतलब हाइड्रोजन से H हो गया और हवा से ऑक्सीजन आ गया तो क्या बनेगा? सिर्फ H2O बनेगा। मतलब कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल रही, कोई नाइट्रोजन नहीं निकल रही, कोई सल्फर नहीं निकल रहा। तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है। इससे कोई आवाज़ नहीं होती है, तो ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इससे एफिशिएंसी भी इंजन की बढ़ जाती है। जैसे 1 किलो हाइड्रोजन से हम 12 किलोमीटर तक गाड़ियाँ जा सकती हैं, जबकि जो डीजल होता है वो 1 किलो डीजल से सिर्फ 2.5 से 3 किलोमीटर ही गाड़ियाँ जा सकती हैं। इन सब फायदों को देखते हुए भारत ने जनवरी 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया था। उसी मिशन के तहत ये बस आई है। लेकिन ई बस से रिलेटेड एक हमारी स्कीम और चल रही है, उस स्कीम का नाम है PM ई बस सेवा योजना। PM ई बस सेवा योजना के तहत क्या है कि 10,000 ई बसें रोड पे उतारी जाएंगी 169 सिटीज़ में। और 10,000 ई बसें आएंगी तो उसमें एक चैलेंज होता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक बसें होती हैं, क्योंकि उसमें बैटरी लगाई जाती है और बैटरी मोस्टली हमें इंपोर्ट करना पड़ता है बाहर से, तो बैटरी की आपूर्ति एक चैलेंज रहेगी। दूसरी, यदि बैटरी आ गई और बैटरी कुछ टाइम बाद में ख़राब हो जाती है तो उसका निस्तारण कैसे करना है, उसके निस्तारण से लेकर भी चुनौतियाँ होती हैं। तो ये जो चुनौतियाँ हैं ई बस वाली, वो हाइड्रोजन बस में नहीं मिलेगी, इसलिए ये ज़्यादा अच्छी है। तो पता चल गया हमारी जो फर्स्ट ग्रीन बस है वो नई दिल्ली में चलाई गई है, इंडिया गेट के सामने से चलाई गई है और इसका उद्घाटन किसने किया है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया है। और क्या फ़ायदे हैं हाइड्रोजन बस के और क्या नुकसान है ये बस के, ये भी हमने इसमें एक्सप्लेन कर लिया। उसके बाद में एक अभियान चलाया जा रहा है श्री अन्न को लेकर के। श्री अन्न क्या होता है? मोटे अनाज को दिया गया नाम है। सरकार मोटे अनाज को श्री अन्न बोल रही है और श्री अन्न को प्रमोट करने के लिए हर मंत्रालय जो है एक एक महीने में अपने अपने अभियान चला रहा है। जैसे अक्टूबर में जो अभियान चला रहा है वो शिक्षा मंत्रालय चला रहा है। उसके अलावा
जो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय होगा वो नवंबर में चलाएगा। उसके बाद में परिवहन एंड सड़क मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ये लोग दिसंबर में चलाएंगे। इसी तरीके से अभियान चलते रहेंगे। तो अक्टूबर में अभियान चल रहे हैं, उसमें क्या होगा कि सभी बच्चों को अपने जो टिफ़िन लाना है उसमें श्री अन्न से बना हुआ भोजन लाना है। स्कूल में जो मिड डे मील मिलेगा उसमें भी तुमको एक बार ये सर्व किया जाएगा कम से कम। कैंटीन में भी बोला जाएगा कि श्री अन्न से बने पकवान लाने हैं। इसके बारे में चर्चाएं ऑर्गेनाइज कराई जाएंगी, कुछ कॉम्पिटिशन्स रखे जाएंगे, सम्मेलन होंगे, तो उससे लोगों के बारे में इसमें जागरूकता बढ़ेगी। तो यही शिक्षा मंत्रालय का अभियान है। उसके बाद में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का भी अभियान होगा। एक ही बहुत अच्छी बात लिखी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। इन्होंने ये जो चीज़ बोली है इसको हम लोग अपने GS4, GS2 ऐसे के पेपर्स में आराम से कहीं भी कोट कर सकते हैं। ऐसे का पेपर तो लगभग सब जगह होता है, तो उसमें यही लिख सकते हैं कि जिसके दिल गरीबों के लिए धड़के वही सच्चा सिविल सेवक। और दूसरी चीज़ ये बोल सकते हैं कि फाइल से फील्ड और फील्ड से फाइल, उनके बीच की जो मेन लिंकेज होती हैं वो होते हैं सिविल सेवक। और जब तक फाइल से फील्ड पे नहीं जाएंगे, फील्ड से फाइल पे नहीं आएंगे, तब तक हम जो सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस की बात करते हैं और जो संवेदनशीलता की बात करते हैं वो नहीं हो सकता है। तो ये दो चीज़ें लिख सकते हैं अपने नोट्स में। गोवर्धन योजना में क्या है कि गोवर्धन योजना से बनी हुई जो खाद होती है उसको जैविक खाद के रूप में माना जाता है, रासायनिक खाद नहीं होती। और जैविक खाद को बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे गोवर्धन योजना जैविक खाद के लिए है। दूसरी योजना है तुम्हारी नेचुरल बेस्ड फार्मिंग के बारे में बात हो रही, परंपरागत कृषि विकास योजना हो रही। तो इन सब में ये खाद की बात की जा रही है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो गोवर्धन योजना के तहत खाद बनती है ये प्लांट के तहत, वो बहुत महंगी पड़ती है और केमिकल वाली खाद से ज़्यादा महंगी हो जाती है। तो इसलिए लोग इस खाद की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो ये लोगों को सस्ती पड़े, लोग इसकी ओर आकर्षित हो, इसके लिए 1500 रुपये का जो हमारा उर्वरक मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड केमिकल्स वाला, वो 1500 रुपये प्रति टन अनुदान सहायता देगा, जिससे ये सस्ती हो सके और लोग इसकी तरफ आकर्षित हो सके। इससे किसानों को भी फ़ायदा होगा, खेती को भी फ़ायदा होगा, पर्यावरण को भी फ़ायदा होगा। तो ये गोवर्धन योजना है। अभी अगला है, अभी हमारा और कनाडा का बहुत ज़्यादा टसल चल रहा है, ठीक है। लेकिन अभी कनाडा के जो रक्षा मंत्री हैं उनका एक कमेंट आया है कि इंडो पैसिफिक में हम भारत के साथ ही रहेंगे और भारत की केंद्रीय भूमिका है, तो भारत को ऐसे भी ये नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम UPSC के मेंस के पेपर में लिख सकते हैं या फिर जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, यूपी का GS3 में भी ये टॉपिक है, मतलब जहाँ भी इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक आएगा वहाँ पे ये चीज़ आएगी। तो NIA की रिपोर्ट है, NIA की रिपोर्ट ये है कि जो खालिस्तान वाले मुद्दे हैं उससे रिलेटेड जो टेररिस्ट हैं वो सिर्फ खालिस्तान की ही बात नहीं कर रहे हैं, वो धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन के लिए भी लगे हुए हैं। इसमें जैसे कश्मीर को वो लोकतांत्रिक गणराज्य अब उर्दूस्तान बनाना चाहते थे, बाकी खालिस्तान तो बनाना ही चाहते थे। ये जो पन्नू है ये सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन का था। तो इस समय इस तरह का समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक ये मूवमेंट है आतंकवादी ग्रुप का, कितने खतरनाक इनके आइडियाज़ हैं। उसके बाद जोशीमठ पे एक कल हमने रिपोर्ट बताई थी कि जोशीमठ में प्रॉब्लम क्या है, वो दूसरे रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट थी। आज एक जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है रुड़की में, उसने अपनी रिपोर्ट निकाली है। उसने ये बोला कि जितने घर हैं वहाँ पे, उसमें से केवल 37% ही घर ऐसे हैं जहाँ पर अभी रहा जा सकता है, बाकी कहीं घर में रहने लायक कंडीशन नहीं है, वो जर्जर हो चुके, टूट जाएंगे। उसके बाद में बोला गया है कि जितनी बिल्डिंगें वहाँ पे बनी है उसमें से एक भी बिल्डिंग ऐसी नहीं है जिसमें नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के नियमों का पालन किया गया हो। इसकी वजह से जो वहाँ की चिंताएँ हैं वो और बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों को पालन करना चाहिए आगे जो भी रिकन्स्ट्रक्शन होगा। और जो अभी आतंकवादियों का अटैक हुआ था कश्मीर में, उनके खिलाफ जो आंदोलन ने कार्रवाई हुई थी, उसी में एक नई रणनीति अपनाई गई है जिसका नाम है खोजो और मारो रणनीति। मतलब उनको ढूंढना है और मारना है। इसके लिए हमें क्या होगा, गश्त बढ़ाई जाएगी, अतिरिक्त निगरानी चौकियाँ बनाई जाएंगी जो संवेदनशील क्षेत्र हैं। एक घुसपैठी तंत्र जो हमारा है उसका और विकास किया जाएगा। फिर अपॉइंटमेंट में श्री अमित खरे जी को लेते हैं। अमित खरे जी जो हैं 1985 के IAS ऑफिसर हैं। ये रिटायरमेंट के बाद में जो कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट होती है
उसके सलाहकार बनाए गए थे। इनका ये भी टेन्योर और बढ़ा दिया गया है 12 अक्टूबर 2023 के बाद भी अभी ये बने रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में काशी में क्या हो रहा है कि 3rd ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 है, जो कि 17 से 19 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज होगी। उसके लिए रोड शो का आयोजन किया गया है, और इसका आयोजन किसने किया है? पत्तन पोर्ट परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने काशी में 3rd ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट ऑर्गेनाइज होने वाली उसके लिए रोड शो किया है। और ऑर्गेनाइज कब होगी? 17 से लेकर 19 अक्टूबर के बीच में। एक ये लाइन भी अच्छी है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सुनवाई करना जो है ना हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा है, और क्योंकि हम जनता की अदालत हैं। मतलब होता है ना कि हमारे तो गिले शिकवे हैं, कोई सुन लेता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, हमें शिकायतें थोड़ी दूर होती हैं और न्याय भी लगता है कि पूरा हुआ है। जो हमारा नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल भी है, वो भी ये बोला जाता है कि जब तक दोनों पक्षों का नहीं सुना जाएगा तब तक जो प्राकृतिक न्याय होता है, नेचुरल जस्टिस होता है, वो नहीं फुलफिल होगा। तो उसी से रिलेटेड है, जो मणिपुर में घटनाएं हो रही हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोला था, तो इसको हम अपना नेचुरल जस्टिस से रिलेटेड चीज़ों में भी लिख सकते हैं। अभी एक जो हमारा इसरो है, इसरो ने चंद्रयान 3 महाक्विज को ऑर्गेनाइज किया है। कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, और इसके तहत तुमको क्या होगा, जो भी पार्टिसिपेट करेगा उन सबको सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही मिलेगा, और जो सबसे ज़्यादा अच्छे स्कोर करेगा, मतलब जो फर्स्ट आएगा उसको 1 लाख रुपये, जो सेकंड आएगा उसको 75,000, जो थर्ड आएगा उसको 50,000 रुपये मिलेंगे। तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं कोई भी बच्चे। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश में 7 वेटलैंड घोषित किए गए। 7 वेटलैंड कौन कौन से हैं? नैनीताल, सूखाताल, भीमताल, नौकुची या ताल, गरुड़ ताल, हरीश ताल और सरिता ताल। बस अभी अगले इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है करंट अफेयर्स के लिहाज से, जो हमने ऊपर बताया था आपको गेहूं से रिलेटेड, वैसा ही है। तुअर दाल में भी तो महंगाई हो रही है, तो उसके लिए भी जो स्टॉक की सीमा है उसमें संशोधन किया गया था कि स्टॉक लोग कम से कम रखें, मार्केट में ज़्यादा हो सके, और ज़्यादा होगा सप्लाई तो इन्फ्लेशन कम होगा। हाँ, ये न्यूज़ है। कनाडा का भारत के साथ तो बवाल चल ही रहा था, उसके बाद में अभी उसने ऐसा किया है जिसकी वजह से उसका इजराइल और रशिया के साथ भी कुछ विवाद हुए हैं। क्या किया है कनाडा ने? कनाडा की संसद में जो हिटलर की सेना का पूर्व सेना का एक फौजी था उसको सम्मानित किया गया। उसको सम्मान इस नाम से दिया गया कि उसने यूक्रेन को रसिया से आज़ाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, क्रांतिकारी टाइप का था। तो उनका जो नाम है उसका नाम है यारोस्लाव हुंका। तो यारोस्लाव हुंका है, ये हिटलर की सेना में थे। रसिया पे जो जर्मनी ने अटैक किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसमें भी ये थे। और जो भी घटनाएं हिटलर ने जूइश पीपल के ख़िलाफ़ की थी उसमें भी ये बंदा पार्टिसिपेट किया था। तो इसलिए ये अभी आलोचना का शिकार हो गया है कनाडा के स्पीकर, क्योंकि उन्होंने इनका परिचय संसद में करवाया था। और जो कनाडा के स्पीकर है उनका नाम जो है एंथनी रोटा, उनका नाम एंथनी रोटा है। अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या, मतलब ये एशिया का जो अभी चल रहा है प्रोग्राम, उसमें भारत को अभी सिर्फ 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल्स ही मिले हुए हैं। ये एक नई किट बनाई गई है। नई किट किसने बनाई है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की जो हिसार में एक यूनिट है उसने बनाया है। इस किट का नाम है प्रेग डीएम किट। प्रेग डीएम किट जो है, ये जो हमारा मिथुन होता है, ठीक है, मिथुन वो कब प्रेग्नेंट है, उसकी कंडीशन क्या है, उसका पता लगाने के लिए किट बनाई गई है। और मिथुन जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया में पाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ में ये हमारा बांग्लादेश में पाया जाता है, म्यांमार में पाया जाता है, चाइना में पाया जाता है। और ये हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। तो इसलिए इसकी हेल्थ को ज़्यादा ध्यान देते हुए एक नई किट बनाई है। किसने बनाई? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, ताकि उसकी हेल्थ पे सही से निगरानी रखी जा सके और उनको विकास में फ़ायदा मिल सके। उसके बाद एक मछली है गैलियत ग्रॉपर, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, खास करके यूपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी एक आरएनए की खोज की गई है। वो आरएनए जो है गोलाकार है
और ये आरएनए जो है वो जो HIV वायरस होता है वो हमारी बॉडी में जब जाता है तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है। वो कैसे होता है, उसमें हेल्प करने वाला आरएनए जो है उसकी खोज की गई है। तो मतलब एक आरएनए की खोज की गई जो हमारी बॉडी में HIV को मल्टीप्लाई करता है, HIV को बढ़ने में मदद करता है, उसकी खोज की गई, जिसका आकार गोलाकार है। ये खोज किसने की? भारतीय विज्ञान शिक्षा संस्थान भोपाल ने। ठीक है, इसका नाम जो है वो सीट्रॉन है। जो आरएनए की खोज की गई है उसका नाम सीट्रॉन। बस आज की इतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। बाकी जितने भी मंथली इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको मंथ के लास्ट में हम कंपाइल करके एक जगह पे नोट्स बना करके आपको दे देंगे। थैंक यू।